हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, तो उसके आगे का पढ़ेंगे। हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल तक पढ़ लिया था और चैप्टर का नाम था परमाणु की संरचना। तो हम लोगों ने इस क्रम में पढ़ा था कि डाल्टन ने क्या अपना परमाणु के लिए क्या कहा था डाल्टन ने, और उसके बाद से डाल्टन की संकल्पना कैसे फेल हुई। उसके बाद से जब ये पता चला कि डाल्टन की परमाणु संकल्पना फेल हो गई, तो फिर परमाणु के बारे में नए नए खोज होने लगे। तो नए नए खोज हुए तो उससे पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। और उसके बाद से थॉमसन ने अपना मॉडल दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैसे अरेंज किया गया, कैसे व्यवस्थित किया गया, ये बताया गया। और उस थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिए फिर रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हमें पढ़ना है आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे किसी भी परमाणु के अंदर व्यवस्थित है। इसी वजह से उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया कि उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली। सोने की पन्नी इसलिए ली क्योंकि वो पतली पन्नी लेना चाहते थे। तो उन्होंने सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी पे उन्होंने अल्फ़ा कणों की बमबारी करी। अल्फ़ा कण आपके होते हैं कि अल्फ़ा 4, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये होते हैं आपके हीलियम+2। ये हीलियम कण को ही हम कहते हैं अल्फ़ा कण, ठीक है। तो अल्फ़ा कण पे अल्फ़ा कण +2 नहीं, +2 होता है, +4 नहीं। और हीलियम, तो ये क्या है, द्विआवेशित कण होते हैं। अल्फ़ा कण जो होते हैं द्विआवेशित होते हैं और इनका अगर द्रव्यमान की बात करें तो इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, 4 यूनिट। प्रोटॉन की द्रव्यमान हमने यूनिट में देखी थी तो 1 यूनिट थी। और हीलियम कण की अगर द्रव्यमान की बात करें यानी अल्फ़ा कण के द्रव्यमान की बात करें तो 4 यूनिट। तो अल्फ़ा कण काफ़ी भारी है प्रोटॉन से। तो एक बार फिर समझते हैं इसको कि इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। उसमें क्या किया, इन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, पतली पन्नी, और उस पर इन्होंने अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई, मतलब अल्फ़ा कणों की बौछार कराई उस पर। जब अल्फ़ा कणों की बौछार कराई तो उन्हें पता था कि अल्फ़ा कण क्या है, प्रोटॉन से भारी हैं, प्रोटॉन से भारी हैं। और उन्होंने क्या उम्मीद की कि जितने भी अल्फ़ा कण होंगे, ये अनुमान लगाया कि अल्फ़ा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कण जो हैं, क्योंकि परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनसे विक्षेपित होके, मतलब उनका विक्षेपण हो जाएगा, उनसे टकराएंगे और विक्षेपित होकर वापस आएंगे या फिर किसी एंगल पे मुड़ेंगे। ये उनका अनुमान था। चूँकि अल्फ़ा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी भी थे, इसलिए उन्होंने ये बहुत अधिक विक्षेपण की उम्मीद की थी। मतलब उन्होंने जब ऐसा प्रयोग किया, करने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा, तो उन्होंने क्या लिया कि एक सोने की पतली चादर ली, बड़ी पतली चादर, और उस पर अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं बमबारी कराऊंगा अल्फ़ा कणों की तो मैक्सिमम जो कण हैं वो विक्षेपित होंगे। लेकिन परिणाम क्या निकला, परिणाम थोड़ा चौंकाने वाला था उनके लिए। देखिए यहाँ पे ये प्रयोग दिखाया गया है, अल्फ़ा कणों का प्रकीर्णन। तो ये पूरी सोने की सीट थी इनकी, सोने की चादर थी, सोने की पतली चादर थी। उस पर इन्होंने अल्फ़ा कणों की बमबारी जब कराई तो बहुत सारे अल्फ़ा कण ऐसे थे जो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गया। आप देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम जो है वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फ़ा कण जो हैं वो अपने मार्ग से थोड़े से एंगल पे विक्षेपित हो जा रहा है। जैसे देखिए ये थोड़ा सा एंगल पे विक्षेपित हो गया, ये भी एंगल पे विक्षेपित हो गया, ये भी एक एंगल पे विक्षेपित हो गया। और कुछ अल्फ़ा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग पे सीधे लौट आते थे, और ये बहुत कम थे। 12,000 में से एक ऐसे कण निकले जो अपने मार्ग पे सीधे वापस आ गए। जैसे ये देखिए आप, ये अपने मार्ग पे सीधे 180 डिग्री पे रिटर्न हो जा रहा है फिर से, मतलब कोई एंगल ले ले रहा है, सीधे वापस आ जा रहा है। तो ये जो प्रयोग किए और जो उन्हें दिखा, ये काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्हें क्या उम्मीद थी, हमने पहले ही देखा कि वो सोच रहे थे कि जब मैं अल्फ़ा कणों की बमबारी करूंगा तो मैक्सिमम अल्फ़ा कण विक्षेपित होंगे, क्योंकि जैसा कि थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बिखरे हुए हैं। पूरा जो
पूरा जो परमाणु है वो धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धंसे हुए हैं। तो उसी मॉडल को थोड़ा सा ध्यान में रख के ये भी अपना प्रयोग कर रहे थे और ये अलग से जानना चाहते थे, लेकिन इनको था कि वैसा ही होगा, वैसे ही कुछ संरचना होगी। तो जब इन्होंने ये प्रयोग किया तो ये प्रयोग उनके लिए काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि मैक्सिमम जो अल्फा कण थे वो क्या हो रहे थे, सीधे निकल जा रहे थे और टकरा ही नहीं रहे थे, सीधे निकल जा रहे थे। बहुत कम जो है वो अपने कोर से विक्षेपित हो रहे थे और बहुत ही कम, समझिए 12,000 में से एक कण क्या हुआ, अपने मार्ग पे सीधे वापस आ गए। तो इससे उन्होंने क्या परिणाम क्या मिला उन्हें, ये हमने देख लिया कि उन्होंने क्या परिणाम निकाला। ये देखिए यहाँ पे कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, पहला उन्हें निकला। दूसरा क्या था, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोर से विक्षेपित हुए, देखा हमने। और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 2000 कणों में से एक ऐसा कण था जो अपने मार्ग पे वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये क्या था कि यह परिणाम उसी प्रकार से अविश्वसनीय था जैसे कि अगर आप 15 इंच के एक तोप के गोले को, 15 इंच का तोप का गोला लीजिए आप, और उसको टिश्यू पेपर से मारते हैं और वो फिर पुनः वापस आके आपको ही नुकसान पहुंचा देता है। 15 इंच का तोप का गोला, आप इमेजिन कीजिए 15 इंच का तोप का गोला हो और टिश्यू पेपर जो कि बहुत पतली चादर है, बहुत पतला पेपर होता है, और उससे आप गुजारते हैं और वो वापस आ जाता है। तो ये सोचिए कि कुछ ना कुछ परमाणु के अंदर ऐसा भारी है, ठोस सॉलिड है, जो उसको रिटर्न कर दे रहा है। जहाँ से अगर वो टकरा रहा है कोई कण तो वापस आ जा रहा है। तो उन्होंने क्या परिणाम निकाला ये देखते हैं। तो अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या परिणाम निकाले उन्होंने कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग जो है वो खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अधिकतर भाग खाली है क्योंकि मैक्सिमम जो अल्फा कण है वो बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि मैक्सिमम भाग परमाणु के अंदर खाली है। इन्होंने ऐसा प्रयोग के आधार पर किया था, इसलिए ये विश्वसनीय था। दूसरा देखिए, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं और जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो है वो बहुत ही कम है। जो धनावेशित भाग है, जैसा कि टॉमसन ने कहा था कि पूरा गोला ही धनावेशित है, लेकिन इन्होंने कहा धनावेशित भाग जो है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, मतलब, और जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में है। मतलब जैसे ही कोई बहुत, देखिए कुछ जो है विक्षेपित हुए, मतलब साइड से टकराए होंगे तो विक्षेपित हो गए एक एंगल पे, और कुछ बिल्कुल कोर पे, जैसे अगर ये एक हम नाभिक की बात करें तो यहाँ से टकरा के यूँ, यहाँ से टकरा के यूँ, और यहाँ से जब कोई टकराया तो सीधे अपने मार्ग पे वापस आ गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो पूरा द्रव्यमान और आयतन जो है वो एक छोटे से भाग में सीमित है। छोटे से भाग में, अगर हम पूरे ये बड़े परमाणु की बात करें तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक छोटे से पॉइंट में ये पूरा द्रव्यमान और आयतन सीमित है, परमाणु का पूरा धनावेशित भाग, जिससे क्या हो रहा है कि अल्फा कण जो जा रहे हैं वो यहाँ जा रहे हैं और टकरा के वापस आ रहे हैं। देखिए अल्फा कण टकरा के वापस क्यों आ रहे हैं धनावेशित भाग से, क्योंकि अल्फा कण क्या है, प्लस आवेश है, उन पे +2 आवेश है। तो प्लस प्लस आवेश जब एक साथ आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, तो वो वहाँ यहाँ से टकराएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा, इसको भेद के जा नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इन्होंने जब ये सारे प्रयोग परिणाम इनको ये मिल गया कि क्या क्या परिणाम मिला उनको। पहला तो इन्हें ये मिला कि बहुत सारा भाग खाली स्थान है, जिससे कि क्या हो रहा है, कण पूरी तरह से निकल जा रहे हैं। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो है वो बहुत ही कम है। और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे ये संकेत मिला कि सोने का सोने का परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में सीमित है, जो कि बहुत ही रेयर, जो कोई टकरा रहा है तो वो वहाँ से वापस आ जा रहा है।
तो जो आंकड़े उनको प्राप्त हुए उससे उन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु की त्रिज्या है, मतलब ये पूरी अगर परमाणु की बात की जाए तो जो परमाणु की त्रिज्या है और जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या के 10⁵ गुना छोटी है। मतलब अगर ये परमाणु की त्रिज्या है तो नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁵ गुना छोटी है, बहुत ही कम है। परमाणु की त्रिज्या से नाभिक की त्रिज्या बहुत ही कम है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इतने निष्कर्ष के बाद पहले प्रयोग किया उन्होंने, फिर उन्होंने कुछ अनुमान लगाया, अनुमान से अलग उनको रिजल्ट मिला, रिजल्ट के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला और फिर वो निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो कैसा मॉडल था वो देख लेते हैं कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। उनके मॉडल की पहली बात थी कि इन्होंने अब एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया। जैसे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था कि संरचना के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, अब रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया परमाणु की संरचना के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक का नाम दिया उन्होंने। और ये एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसी नाभिक में केंद्रित होता है। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है क्योंकि धनावेशित भाग वहीं से रिपेल हो रहा है, यानी कि वापस आ रहा है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा कि वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुल मतलब सर्कुलर में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम है। नाभिक का जो आकार है वो परमाणु की तुलना में काफ़ी कम है। तो इनके मॉडल की 3 बातें थी, तीनों आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, ये इन्होंने एक मॉडल दे दिया। अब इसमें कमी क्या थी, इनकी कमी को देख लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। इन्होंने क्या कहा कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कमियाँ क्या निकली, तो इन्होंने कहा था कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करता है और हमें पता है कि वर्तुलाकार मार्ग में जब चक्कर लगाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, उसमें एक त्वरण होगा। जब त्वरण होगा तो त्वरण के दौरान क्या होगा, उससे ऊर्जा भी निकलेगी। उसके वेग में धीरे धीरे कमी आएगी, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। जब एक निश्चित गति से त्वरित गति से वो बढ़ेगा तो त्वरण आप लोगों ने पढ़ा है। तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। और जब ऊर्जा का विकिरण होगा तो उन्होंने कहा था कि अगर जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा है और ये त्वरित है यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा गति है जो परिवर्तित हो रही है। तो परिवर्तन के कारण इसकी ऊर्जा का भी थोड़ा थोड़ा ह्रास होगा तो उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी। देखिए, इन्होंने ये बता दिया कि वर्तुलाकार मार्ग पे गति करता है। तो जब वर्तुलाकार मार्ग पे गति करेगा तो उसका एक त्वरण होगा, और त्वरण होगा तो त्वरण के कारण उसकी ऊर्जा में भी कुछ ऊर्जा भी होगी उसकी। और जब ये लगातार गति करेगा तो उसकी ऊर्जा विकिरित होगी, मतलब निकलती जाएगी कुछ ना कुछ, मतलब क्षरण होगा उसकी ऊर्जा का। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में समा जाएगा या फिर इसकी ऊर्जा एकदम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। परमाणु जो है तो इससे क्या हुआ कि परमाणु अस्थायी है। एक टाइम के बाद परमाणु खत्म हो जाएगा इस मॉडल के अनुसार। अगर इस मॉडल को अच्छे से देखा जाए, वर्तुलाकार मार्ग पे गति करता है और गति करते हुए उसकी ऊर्जा का विकिरण भी होगा। तो ऊर्जा का विकिरण होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परमाणु जो है अस्थायी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। परमाणु क्या है, एक स्थायी है और उसकी ऊर्जा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत ही अस्थायी रूप से रहते हैं, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए बोर एक साइंटिस्ट थे, बोर ने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने क्या कहा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जो कि क्या जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं परमाणु के अंदर, और इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने सोने की पतली चादर ली। सोने की चादर इसलिए ली क्योंकि उनको पतली चादर की आवश्यकता थी, तो सोने की पतली चादर आसानी से अवेलेबल हो जाती, इसलिए उन्होंने सोने की पतली चादर ली और उस पर अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई, यानी हीलियम+2 की बमबारी कराई। तो जब उन्होंने बमबारी कराई तो उन्होंने सोचा कि जो कण हैं वो
बहुत ही ज़्यादा विक्षेपित होंगे, बहुत ज़्यादा विक्षेपण होगा और उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत उनको परिणाम मिला और उस आधार पे उन्होंने एक मॉडल दिया। फिर उसकी कुछ कमियां थी, कमियों को भी हमने देखा। उसके बाद से उन कमियों को दूर करने के लिए बोर एक नए साइंटिस्ट जिन्होंने परमाणु का एक और मॉडल प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या मॉडल प्रस्तुत किया उसको देखते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर, इनका पूरा नाम था नील्स बोर, ने परमाणु की संरचना के बारे में एक और मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे पहले ये अवधारणा की कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कि उन्होंने कहा था वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, वो केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। मतलब वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा होती है, उसी में ये चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने उसे विविक्त कक्षा कहा, या फिर इसे आप कोश कह लिए, ऊर्जा स्तर कह लीजिए, ऊर्जा स्तर या फिर कोश। तो एक निश्चित कोश में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, या निश्चित कक्षा में, जिन्हें कोश कहा जाता है, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जो कक्षा होती है विविक्त कक्षा उन्होंने कहा। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं या इस कोश में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, मतलब उनसे ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा नहीं निकलती है। इन कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा, कोश कहा या ऊर्जा स्तर कहा। ठीक है, ये जो कक्षाएं थी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और ये जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, इनको उन्होंने ऊर्जा स्तर कहा। और इन कक्षाओं को इन्होंने नाम भी दिया KLMN, और इसे दिखाया कि ये ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में है, यानी कि 1 2 3 4 ऊर्जा स्तर कहा। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्तुलाकार मार्ग में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उनकी कमी को दूर करने के लिए, और जब वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाएगा सर्कुलर मोशन में, तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण होगा जिससे विकिरण भी उत्सर्जित होगा। तो वो परमाणु जो है वो अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा। इस कमी को दूर करने के लिए बोर ने एक अवधारणा प्रस्तुत की, मतलब एक सोच प्रस्तुत किया, एक अवधारणा अवमानना प्रस्तुत की कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर, इनका सारा मॉडल तो सही था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। मतलब वो किसी भी कक्षा में ऐसे सर्कुलर नहीं घूमते हैं, वो एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। और उस निश्चित कक्षा को उन्होंने कहा कोश नाम दिया, या फिर ऊर्जा स्तर नाम दिया, और फिर उसको नाम दिया KLMN। और ये जो है ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में है। ऊर्जा स्तर, K की ऊर्जा कम है, L की ऊर्जा उससे अधिक, M की ऊर्जा उससे अधिक और N की ऊर्जा उससे अधिक। इन कक्षा को दिया नाम 1 2 3 4, यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा या चौथे कोश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नाभिक है, नाभिक के जस्ट ऊपर एक कक्षा आता है N K, जिसके N का मान 1 है, यानी कि ये प्रथम ऊर्जा स्तर है। फिर L ये द्वितीय ऊर्जा स्तर है, और M ये तृतीय ऊर्जा स्तर है, और ये N और ये चतुर्थ ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो ये आपका बोर का परमाणु मॉडल था। बोर के परमाणु मॉडल के बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आपको बोर का परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। बोर ने एक अवधारणा ही प्रस्तुत की थी उस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए। उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते समय उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, वो स्थायी रूप से उसमें चक्कर लगाता रहता है, उससे कोई भी विकिरण ऊर्जा नहीं निकलती है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो परमाणु कैसे उदासीन है, इसको टॉमसन के मॉडल के आधार पे बताना है। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल एक बार आप लोग ध्यान में रखिए। क्या कहा था टॉमसन ने कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, यानी कि उतना ही धनावेश है, जितना ऋण आवेश है उतना ही धनावेश है। तो इसी को समझा के लिखना है आपको। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है? तो नाभिक में क्या विद्यमान होगा? रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल बताया उसके हिसाब से नाभिक में क्या, तो देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉन क्या थे, धनावेश और ऋणावेश। तो नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, क्योंकि नाभिक क्या है, धनावेशित भाग का गोला है। रदरफोर्ड ने यही तो देखा ना कि नाभिक जो है पूरा आयतन द्रव्यमान जो है वो नाभिक में है, तो नाभिक में प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पे धन आवेश है। इसी वजह से अल्फा कण जो आते हैं वो यहाँ से टकरा के वापस चले जाते हैं, जब वो नाभिक से टकराते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो नाभिक के अंदर कौन सा अपरमाणु कण है? तो वो है प्रोटॉन। तीसरा क्वेश्चन, 3 कक्षाओं वाले बोर मॉडल का चित्र बनाइए। तो ये आपको बनाना है 3 कक्षाओं वाले, जैसे अगर ये एक नाभिक है प्लस, तो 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा। ये आप कलरफुल करके बना सकते हैं अलग अलग कलर से, और इसकी ऊर्जा स्तर को अलग अलग कलर से दर्शा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या अल्फा कणों का प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से भी संभव होगा? तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से भी संभव होगा। सोचिएगा इस चीज़ को कि दूसरी धातु की पन्नी अगर हो, जैसे सोने की धातु की पन्नी थी और दूसरी धातु की भी पतली पन्नी की चादर ले ली जाए, तो क्या अल्फा का प्रकीर्णन संभव हो सकता है? ये आप लोग सोचिएगा, सोच समझ के मुझे आंसर करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। अभी के लिए रहने देते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और कोशिश करके आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करूँगी। देखिए, अगर आपको किसी भी काम के लिए मोटिवेशन मिलता है तो आप उस काम को और अच्छे से करते हैं। तो अगर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इसको, वैसे तो मैं फुल एफर्ट डालती हूँ लेकिन मैं इसमें और ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।